स्टार्ट करते हैं। जी आज जी। का आज का टॉपिक जो है मियाज। मयाज्म है। जी मयाज्म शब्द जो है या ये टॉपिक जो है होम्योपैथिक में कंट्रोवर्शियल है। कुछ विद्वान इसको मानते हैं और कुछ नहीं भी मानते हैं। जो नहीं भी मानते हैं वो देखो अभी क्लास शुरू होगी। वे जो नहीं भी मानते हैं वे भी इस बात को विश्वास करते हैं कि बिना मियाज्म के कंसेप्ट के बिना क्रॉनिक डिजीज को ठीक नहीं किया जा सकता है। ये है कि न मानने वाले जो हैं वो ऑर्गेनिज्म के लगे वो ऊपर, कान में सुना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर हेडफोन ज्यादा वो से लगा लेने के बाद आवाज ना आई। फोकस होता है। और जो मानने वाले होते हैं वो मयाज्म को एज ए डायनेमिक समझते हैं। वो एक डायनेमिक इन्फ्लुएंस है मयाज्म, जो मानने वाले हैं। अब बहुत से ऐसे भी हमारे विद्वान होम्योपैथ हैं जो ये कहते हैं कि हम जब टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर हम जब औषध दे रहे हैं और तो फिर रोगी को तो ठीक ही हो जाना चाहिए, जबकि वास्तव में वो टोटलिटी ऑफ सिम्टम जो होता है वो सरफेस टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पर देते हैं। तो डीप टोटलिटी ऑफ सिम्टम वही होते हैं जो मियाज्मेटिक स्टेट को भी कवर करते हैं। मियाज्मेटिक स्टेट को बिना कवर किए अगर हम क्रॉनिक केस में कोई एमडी टोटलिटी ऑफ सिम्टम पर देते हैं तो वो पैलिएट कर सकता है मगर क्योर नहीं कर सकता है। ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि जब हम डीप टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेंगे, यानी मयाज्मेटिक स्टेट को कंसीडर करते हुए अगर टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेंगे, तभी हम क्रॉनिक केस को ठीक कर सकते हैं। ये मयाज्म क्या है? मयाज्म इज आल्सो derived from a Greek word miasma, which means to pollute or to stain. Miasm is a chronic constitutional dyscrasia. Miasm is a chronic constitutional dyscrasia which increases the susceptibility of the individual towards disease. Susceptibility is also a very important in homeopathy. Susceptibility का मतलब susceptibility is a quality and capability of body to catch, to receive infection. जब तक हम ससेप्टेबल नहीं होंगे किसी चीज के प्रति, तब तक हम कोई चीज ग्रहण नहीं कर सकते। तो मयाज्म करती क्या है कि मयाज्म जो है, हमने बताया क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रेशिया विच इंक्रीजेस द इंडिविजुअल susceptibility of the individual and towards the catching infection. ऐसे बहुत से सिंपल एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। एक आम है, आम जब तक वो पकता नहीं है तब तक उसमें कीड़े नहीं पड़ते हैं। आम जब तक पकता नहीं है तब तक कीड़े नहीं पड़ते हैं। यानी आम का पकना एक ससेप्टेबल कंडीशन हो गया आम के लिए, और उसमें कीड़े को अट्रैक्ट करने का, कीड़े का इन्फेक्शन होने का परिस्थिति बन गई, कंडीशन बन गई। ठीक इसी तरह जैसे हम लोग कहते हैं कि मच्छर जो है हमारे बहुत से बीमारियों का कारण है, ऐसा नहीं है। मच्छर जो है फ्लोइंग वाटर में, नदी में नहीं दिखता है, समुद्र में नहीं दिखेगा, फ्लोइंग वाटर में मच्छर नहीं के बराबर होता है। परंतु
स्टेगनेटेड वाटर अगर है, नाली है, जैसे चोक हो गया, तो उसमें मच्छर दिखते हैं। या आपने कोई घर में पात्र रखा है जिसमें पानी स्टेगनेटेड है, उसमें मच्छर होता है। तो ये परिस्थितियां क्या है? यही परिस्थितियां ऐसी हैं जो इन्फेक्शन काज करती हैं। अगर हम पात्र का, किसी बर्तन का पानी को हटा दें तो मच्छर कम हो जाएंगे। इसी तरह से अगर नाली को साफ कर दें तो मच्छर कम हो जाएंगे। इसी तरह से और भी उदाहरण तमाम पिछले लेक्चर में लिया गया है। जैसे कि बारिश का मौसम है, 4 लोग बाहर निकलते हैं और उसमें 3 लोग बीमार नहीं होते हैं, एक आदमी बीमार हो जाता है क्योंकि वो ससेप्टेबल है। मगर ससेप्टेबल कैसे हुआ है? वो मियाज के कारण हुआ है। ये हमारी मान्यता है कि मियाज के कारण पर्सन जो है, इंडिविजुअल जो है, वो ससेप्टेबल हो गया है टू कैच द इन्फेक्शन। अब ये मियाज जो है ये 3 प्रकार का होता है: सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। अब मियाज का कंसेप्ट जो है डॉक्टर हेनमन के दिमाग में कैसे आया? डॉक्टर हेनमन जो है 30 साल तक प्रैक्टिस करते रहे और उसमें उन्होंने अनुभव किया, 30 साल प्रैक्टिस के उपरांत भी उन्होंने ये अनुभव किया कि हम टोटलिटी ऑफ सिम्पटम्स के आधार पर सारे पहलुओं को ध्यान देते हुए भी हम दवाई देते हैं, फिर भी रोगी ठीक होने के बाद फिर रिलैप्स कर जाता है। यानी रोगी कुछ दिन तक ठीक रहता है, फिर उसी बीमारी को लेकर लौटता है। तो डॉक्टर हेनमन बहुत चिंतित हो गए इस बात से। तमाम ऐसे एग्जाम्पल उनको मिलने लगे, तो सोचने के लिए मजबूर हो गए कि आखिर में ऐसा कौन सा कारण हो सकता है जो कि इस वे ऑफ क्योर में हिंड्रेंस पैदा कर रहा है, ऑब्स्टेकल पैदा कर रहा है। तो उन्होंने ये सोचा पहले तो कहीं ये सिंघिया सिमिलबस क्यूरेंटर का जो नियम है, कहीं ऐसा तो नहीं यूनिवर्सली ये लागू नहीं हो रहा है। फिर उन्होंने ये सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि औषधियों की संख्या इतनी कम है कि वो रोगियों को कवर नहीं कर पा रहा, रोगी के सिम्टम्स को कवर नहीं कर पा रहा है। ये उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई ऐसी जरूर स्थिति है, कारण है, कंडीशन है, जो कि रोगी को ठीक होने के बाद फिर उसी रोग से ग्रसित होकर आ रहा है। ये जो तीसरी कंडीशन उनके दिमाग को काफ़ी झकझोर दिया और उन्होंने स्टडी तो करते ही थे, वो विद्वान थे ही। मियाज में जो शब्द है वो केवल होम्योपैथिक में ही प्रयोग नहीं होता है। हेनमन के ज़माने में भी मियाज को डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट के रूप में माना जाता था, डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट के रूप में माना जाता था। आजकल मॉडर्न युग में हम ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया को, पैरासाइट को, वायरस को हम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मानते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ टुडे इज एंड मियाज्म ऑफ यस्टरडे आर सिनोनिम्स। ये एक हो सकते हैं, क्योंकि पहले इसमें हेनमन साहब के ज़माने में मियाज्म का प्रयोग होता था, उस समय तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खोज नहीं हो पाई थी, तो उसको मियाज्म ही कहते थे उसको तब भी कि डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट इज मियाज्म, जिसको आज हम कहते हैं मियाज्म का मतलब इज ए डायनेमिक फोर्स which makes individual susceptible to catch the infection। तो इस प्रकार से मियाज्म जो है, हम कंसेप्ट जो डॉक्टर हेनमन के दिमाग में ये आया कि जरूर कोई ना कोई ऐसी स्थिति है। तो उन्होंने ये पाया कि मियाज्म जो है
एक कंडीशन है, एक क्रॉनिक कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रेसिया which increases the individual towards the infection, which increases the susceptibility of the individual towards the diseases. ये मयाज कहा जा सकता है। अब मयाज में जो है 3 प्रकार का होता है, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। सोरा जो है, हम भाषा में सोरा को हम लोग इससे लेते हैं, ये सोरा का मतलब इच होता है, जबकि हमारी होम्योपैथिक फिलॉसफी ये कहती है कि सोरा नहीं है, सोरा के कारण इच है। सोरा इज द काज ऑफ इच एंड इरप्शन। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि सोरा का उद्भव या प्रादुर्भाव कैसे हुआ सोरा का। तो सोरा एक शब्द जो है, एक ग्रीक भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है, जिससे डॉक्टर हैनमन ने दिया होगा, लेकिन वास्तव में सोरा जो शब्द है वो हेब्रिक शब्द है। हेब्रिक, डॉक्टर हैनमन हमको आपको पता है लगभग 12 भाषाओं के ज्ञाता थे। हेब्रिक भाषा से उन्होंने लिया है सोरेत, SORT, सोरेत। ये हेब्रिक भाषा का शब्द है। इसका मतलब है कि पालूद, स्टेन, फाल्ट का अर्थ है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सोरा इज ए कंडीशन ब्रॉट अबाउट बाय इविल थिंकिंग। इसको हमने माना, डॉक्टर हैनमन ने इसको बोला कि सोरा इज ए कंडीशन ब्रॉट अबाउट बाय द इविल थिंकिंग। इविल थिंकिंग जो है का कंसेप्ट जो है डॉक्टर हैनमन ने लेट डाउन किया कि इविल थिंकिंग के कारण सोरा उत्पन्न होता है। अब हम जरा इतिहास पे अगर जाएं तो हम पाएंगे कि बहुत पहले हमारे देश के ऋषि मुनि बीमार नहीं हुआ करते थे, या होते थे तो बहुत कम हुआ करते थे, क्योंकि उनका जीवन संस्कारित जीवन था और जीवन के आदर्श मापदंडों को वो अपनाते थे। यानी लाइफ स्टाइल उनकी एकदम अच्छी थी, जिससे वो बीमार नहीं हुआ करते थे। जैसे जैसे इस पृथ्वी पर लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग तरह की इच्छाएं उत्पन्न करने लगे, उसको पाने के लिए, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। तो ये एक तरह से इसको कह सकते हैं काम, क्रोध, मद, लोभ उत्पन्न होने लगा है। किसी चीज़ को पाने के लिए हमको षड्यंत्र भी करना पड़ सकता है और सही रास्ते से भी प्राप्त किया जा सकता है। लालच लोगों के अंदर बढ़ने लगी, न मिलने पर क्रोध बढ़ने लगा, और इस तरह से इविल थिंकिंग, बैड थिंकिंग जो है लोगों के मन में धीरे धीरे उत्पन्न होने लगा। या यूँ कह सकते हैं कि इविल थिंकिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ सिविलाइजेशन। एक तरह से हम इसको ये भी कह सकते हैं, इविल थिंकिंग और सोरा इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। बगल से सर। हाँ, हेलो। तो इस तरह से ये देखा गया कि इविल थिंकिंग जो होती है ये कैसे होती है। हमको कुछ अचीव करने के लिए हमको तरह तरह के योजनाएं बनाना पड़ता है। बहुत से हमारे वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट ने ये रिसर्च करके पाया है कि जब हम क्रोध करते हैं तो हमें लिवर डिसऑर्डर होता है। हम क्रोध करते हैं
तो लीवर डिसऑर्डर होने की संभावना ज़्यादा होती है। जब हम लोभ करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, एंग्जाइटी करते हैं, तो स्प्लीन की बीमारी और एब्डोमिनल एंड स्टमक की बीमारियां होती है। तो आप देखिए कैसे हमारी eating का इफेक्ट जो है हमारे शरीर पर पड़ता है, ये समझने का हम प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से जब एक्सेसिव एंजाइटी होती है तो ब्लड से रिलेटेड यानी हार्ट से रिलेटेड बीमारियां ज्यादातर होती है। अच्छा, तो इविल थिंकिंग का जो कहाँ से होता है, इविल थिंकिंग माइंड से होता है। हम लोगों के यहाँ जो है 50 डॉक्टर थे। अगर वास्तव में देखा जाए, माइंड इज द क्रिएशन ऑफ बॉडी, माइंड इज द क्रिएशन ऑफ बॉडी, बॉडी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माइंड। तो हम वो भी जानते हैं कि माइंड जो है, बॉडी जो है, बॉडी इज मेड अप ऑफ विल एंड अंडरस्टैंडिंग। Body is made up of mind. A mind is made up of will and understanding. अगर आप माइंड को हटा दें शरीर से तो फिर कुछ भी नहीं रह पाएगा। माइंड अगर निष्क्रिय हो जाए, कार्य करना बंद कर दे, तो निष्प्राण हो जाएंगे, यानी हमारी वाइटल फोर्स भी निष्प्राण हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि इविल थिंकिंग का प्रादुर्भाव जो है हमारे मस्तिष्क से ही शुरू होता है। इसीलिए हम होम्योपैथिक में मेंटल सिम्टम्स को ज़्यादातर लेते हैं, मेंटल सिम्टम्स को। तो मेंटल सिम्टम्स लेने का हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि जब बीमारी का कारण, सोरा का कारण, सोरा का उद्भव, उसकी बिगिनिंग माइंड में हो रही है, और सोरा जो है हाइड्रा हेडेड होता है, यानी सोरा जो कहा जाता है कि 8 केसेस में 7 केसेस सोरिकी होते हैं। हम आप आज समझते हैं कि सोरा जो है, सोरा वास्तव में देखा जाए तो इस पृथ्वी पर संपूर्ण रूप से व्याप्त है। ये कह सकते हैं कोई कम सोरिक है, कोई ज्यादा है, किसी में लेटेंट सोरा के रूप में है, किसी में सेकेंडरी सोरा के रूप में है, लेकिन सोरा तो है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि सोरा, इविल थिंकिंग होना, इविल थॉट होना, ये एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटेशन है, एक तरह से ये मेंटेशन है। और जब मनुष्य कोई पहले किसी भी काम को करने के पहले वो पहले सोचता है, अगर वो अच्छा सोचता है अच्छा काम करता है, अगर इविल करता है इविल डिड करता है, इविल एक्शन करता है। तो इस तरह से जो है इविल थिंकिंग को, ये माइंड में इविल थिंकिंग के कारण एक प्रकार से हम कह सकते हैं मेंटल ईचिंग होती है। मेंटल ईचिंग जो कि ट्रांसफर हो जाती है एक तरह से बॉडी ईचिंग में, ये ट्रांसफर होकर ये बॉडी ईचिंग का रूप ले लेती है, मेंटल ईचिंग। और ये इविल थिंकिंग का परिणाम ये होता है, जैसा मेरी ऐसी सोच है, इविल थिंकिंग के कारण हमारे जितने वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हार्ट है, लंग है, किडनी है, लीवर है, ये सबसे पहले प्रभावित होती हैं इविल थिंकिंग के कारण। वैसे संपूर्ण अंग होते हैं, लेकिन ये होती हैं। और हमारा नेचर जो है, प्रकृति जो है, या वाइटल फोर्स कह लीजिए इसको, हमारी वाइटल फोर्स इन अंगों को बचाने के लिए, इन अंगों को बचाने के लिए, वो इसके स्ट्रेस को कम करने के लिए इसको रिफ्लेक्ट कर देती है स्किन के ऊपर, इन द फॉर्म ऑफ इच, इन द फॉर्म ऑफ इच। ये हमारा एक कंसेप्ट है, इस तरह से होता है। इसीलिए इच जो है हमारे लिए ट्रीटमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इच जो है, अगर इच का अगर सप्रेशन हो जाए,
इसका अगर सप्रेशन हो जाए तो अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए इच जो है, जिसको बहुत मामूली लोग समझते हैं अदर सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में, या हमारे यहाँ होम्योपैथ उसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, जबकि स्किन डिजीज को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। स्किन डिजीज जो है, ये इसको ये नहीं समझना चाहिए कि इसका अस्तित्व केवल स्किन पे ही है। इसका ये तो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंड। समझ लीजिए, मेंटल इचिंग इज रिफ्लेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इच ऑन आवर बॉडी सरफेस। तो इस तरह से अगर हमें वाइटल ऑर्गन्स की बीमारियों से बचना है तो हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल हमारे बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, वैज्ञानिक हैं, जो ये चिंतित हैं कि इविल थिंकिंग से इजाद कैसे मिले। इविल थिंकिंग से इजाद मिलने के लिए कई यूनिवर्सिटियां जो है इस तरह की अभियान चला रही हैं कि प्रेग्नेंट लेडी को वो शिक्षा दे रही हैं, उनको गर्भोत्सव के रूप में उनको प्रशिक्षित कर रही हैं कि गर्भ में ही बच्चा जो है उसके अंदर इस तरह का संस्कार पैदा हो कि उसको एक आदर्श मानव गढ़ा जा सके। इस तरह से जबलपुर में कोई यूनिवर्सिटी है, वो भी इस तरह का करती है। बाकी इस कार्य को हमारी गायत्री परिवार भी बीड़ा उठाएगी। तो हमारे कहने का मतलब है, जब गर्भ में अभिमन्यु अगर वो कहानी सुनकर चक्रव्यूह भेदने के लिए उद्यत हो सकते हैं, तो गर्भ के समय स्त्रियों को अगर अच्छी शिक्षा दी जाए, उन्हें अच्छी कहानियां, रामायण, गीता या वातावरण घर का ऐसा रहे जिसमें कोई स्ट्रेस ना हो, कोई चिंता ना हो, तो उनसे होने वाला जो बच्चा होगा वो हमारे समाज के लिए एक आदर्श होगा। तो इस तरह से इविल थिंकिंग जो है सोरा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इस इविल थिंकिंग को दो तरह से इसके लक्षण के अनुसार देख सकते हैं। अब मियाज्म में देखिए, मियाज्म जो है अगर ये दबा दिया जाता है, जैसे कुछ उदाहरण हम लेते हैं, जैसे पोस्ट टाइफाइड कंडीशन एक केस ऐसा भी है, देखा गया है, किसी बड़े विद्वान राइटर के द्वारा बताया गया है कि उनके पास कोई पोस्ट टाइफाइड केस आया और उसको मेलनकोलिया हो गया था, साइकोसिस डिजीज समझ लीजिए। उसको उन्होंने टाइफाइड की बहुत सी वेल सिलेक्टेड टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पर उनको दवाइयां दिया और देखा कि वो ठीक ही ना हो, किसी भी सूरत से वो ठीक नहीं हो, मेलनकोलिया आफ्टर टाइफाइड। फिर उनके दिमाग में क्लिक किया कि कहीं इसके अंदर एक्यूट मियाज्म एज ए टाइफाइड, यानी टाइफाइड मियाज्म कह सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस टाइफाइड का जो डिस्क्रेशिया है इसके वजह से ये ठीक नहीं हो रहा है। तो उन्होंने जो है टाइफाइडिनम दिया उसको और वो केस जो है विद इन वीक्स जो है वो केस ठीक हो गया। तो इस तरह से मियाज्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मानने वालों के लिए भी और ना मानने वालों के लिए भी ये मियाज्म इम्पोर्टेंट है। जो ये मानते हैं कि ऑर्गेनिज्म ही बीमारी का कारण है, उनके लिए मैं बताऊं कि वास्तव में देखिए, डिजीज डायनेमिक्स, ड्रग डायनेमिक्स और वाइटल डायनेमिक्स ये होम्योपैथी की धुरी है। ये प्रिंसिपल जो है होम्योपैथिक की धुरी है। दिस डायनेमिक्स रिवॉल्व्स अराउंड द होम्योपैथी। तो हम ये मानते हैं, जो ये मानते हैं कि ऑर्गेनिज्म आर द बेसिक काज ऑफ द डिजीज, वे ये भी मानते हैं, मानने लगे हैं कि जो ऑर्गेनिज्म हमें इन्फेक्ट करता है
वो डायरेक्टली उस ऑर्गेनिज्म के कारण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका भी कारण है भाई। जब हम ये मानते हैं कि हमारे शरीर की रक्षा करने वाला, शरीर को संचालित करने वाला हमारी वाइटल फोर्स है, एक डायनेमिक फोर्स है, तो उसे इफेक्ट करने वाला भी कोई डायनेमिक ही होगा, कोई मटेरियल नहीं हो सकता है। तो जो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करता है वो अपने डायनेमिक इफेक्ट इन्फ्लुएंस से वो इन्फेक्ट करता है, न कि अपने मटेरियल बॉडी से करता है। तो इस तरह से जो है मियाज्म को मानने वाले या न मानने वाले दोनों ही इस बात को मानने लगे हैं कि मियाज्म को बिना हटाए, यानी सोरा सिफिलिस और साइकोसिस को बिना हटाए आप क्रॉनिक केस को ठीक नहीं कर सकते हैं। ये अपने आप में सत्य है। तो अब ये है, इसके लिए सोरा जो है, सोरा को के सिम्टम्स, कुछ लेटेंट सिम्टम्स, कुछ सेकेंडरी सिम्टम्स हैं जिन्हें समझा जा सकता है कि सोरा का मेंटली जो है अलर्ट होता है। सोरिक पेशेंट जो होता है, लेटेंट सिम्टम इसका ये है कि सोरिक पेशेंट मेंटली अलर्ट होता है, एनक्सियस होता है, एप्रीहेंसिव होता है, इजिली इरिटेटेड होता है और फियरफुल होता है। तो इतना दिन सब दवा नहीं खाया, क्या कारण हुआ आज आप दवा के लिए? लेटेंट सोरा में जैसे जो लगती है वो स्पेशली मॉर्निंग में लगती है, स्पेशली मॉर्निंग में लगती है। और सोरा के और जैसे है कि उसको हाइपर कोल्ड, एवर्जन टू बाथिंग, grinding of teeth during sleep and expulsion of round wart। उसका पीरियडिकल एपिस्टैक्सिस होता है, और मस्कुलर ट्विचिंग होती है ड्यूरिंग स्लीप, रेस्टलेसनेस होती है ड्यूरिंग स्लीप, रेस्टलेसनेस होती है। फिजिकल एंड मेंटल लिथर्जी ड्यू टू ट्रिफलिंग काजेज, और congestion of throat with accumulation of the mucus। इस तरह से उसको ये डॉक्टर, तमाम विद्वानों का ये मत है कि वैसे तो लेटेंट सोरा के भी तमाम लक्षण हैं, लेकिन अगर कुछ खास लेटेंट सोरा के लक्षण भी अगर हम ध्यान दें तो हम क्रॉनिक केस को टेकअप करते हुए उसके आधार पर हम केस को डील कर सकते हैं और उसको क्योर कर सकते हैं। ये समझने की आवश्यकता है कि विदाउट द कंसेप्ट ऑफ मियाज्म वी आर अनेबल टू ट्रीट, वी आर अनेबल टू क्योर ए केस। इस तरह से कई विद्वानों के केस ऐसे भी आए हैं कि जैसे किसी को अस्थमा हुआ और अस्थमा के बाद जो है अस्थमा का ट्रीटमेंट उन्होंने किया, और अस्थमा के ट्रीटमेंट केस हिस्ट्री उन्होंने लिया, उसमें देखा कि उसमें मिला कि उसको एक्जिमा रहा है पहले। तो उन्होंने जो वेल सेलेक्टेड मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ मियाज्मेटिक स्टेट दिया उन्होंने, तो उन्होंने देखा कि कुछ ही दिनों बाद अस्थमा का केस तो उसका आराम होने लगा, परंतु उसको जो एक्जिमा था वो धीरे धीरे उभरने लगा। अब ऐसी स्थिति में रोगी परेशान तो होता ही है, और
वो जो है फिर डॉक्टर को कहना पड़ता है कि भाई आपके इतिहास में ये बीमारी रही है और हमने आपको वेल सिलेक्टेड बहुत अच्छी दवा दिया है, इसलिए ऐसा हुआ है, ये अपने आप चला जाएगा। और ये इस तरह से अस्थमा भी ठीक हो जाता है और एक्जिमा भी ठीक हो जाता है। कई बार बहुत से ऐसे केसेस हैं, जैसे किसी को एक्जिमा हुआ एंकल ज्वाइंट पर, उसको बहुत सी दवा दिया गया, परंतु वो ठीक ही ना हो, इसी तरह से ठीक ना हो, कहाँ थी? और रोगी जो है वो परेशान हो, मतलब डॉक्टर भी परेशान हो गया, डॉक्टर ने मना भी कर दिया कि हमसे ये ठीक नहीं हो पाएगा, परंतु पेशेंट के मदर को बुलाया गया तो उसने ये बताया कि इनको जो है बचपन में मीजल्स हुआ था। तो अगर मेंटेन करेंगे आपके लिए फायदा होगा, वो नहीं हो पाएगी, फिर कमर के दर्द आपकी नहीं हो पाएगी। फिर उन्होंने मार्बिलिनम दिया पेशेंट को, मार्बिलिनम दिया, तब जाके वो एक्जिमा ठीक हुआ। देखिए ये केसेज ऐसे हैं जिनमें हम कभी मार्बिलिनम सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्योंकि ये मियाजमेटिक ऑब्स्टेकल है इन दी वे ऑफ क्योर, इसलिए हमको ये पिछली बार हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री होम्योपैथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यही नहीं बल्कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि रिकॉर्ड कीपिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होगी तो फिर हम केस को कैसे समझ सकते हैं दोबारा मरीज के आने पर। इस तरह से कई बार ऐसा देखा गया है कि एक रोगी है, उसको कुछ मेंटल बीमारी हो गई है और उसको ठीक मतलब तमाम तरह से उसको दवाइयाँ दी जा रही है, लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो इतिहास में ये पाया गया कि उस पेशेंट के पिता को रैबीज हुआ था, यानी कुत्ते ने काटा था। उस पेशेंट के पिता को कुत्ते ने काटा था और उसने इंजेक्शन भी लिया था, परंतु फिर भी वो डिस्क्रेशिया जो था वो परसिस्ट, उसने ट्रांसफर। हेलो, हम लोग बात कर रहे थे कि एक पेशेंट था जिसको प्रॉब्लम थी और वो ठीक भी हो रहा था, तो ये पास्ट हिस्ट्री में और फैमिली हिस्ट्री से पता चला कि उसके फादर को किसी समय जो है बच्चे के जन्म से पहले डॉग बाइट हुआ था, तो उस आधार पर जब उसको ये दिया गया लाइसिन हाइड्रोफोबिनम, तो वो केस ठीक हो गया। उसी तरह से एक केस और भी है कि उसको पैरालिसिस हो गया था, फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ राइट लेग, और उसको भी तमाम ट्रीटमेंट किया गया, परंतु वो ठीक जो है नहीं हो रहा था। तो उसके इतिहास में ये पाया गया कि उस बच्चे को, यानी वो पेशेंट जो था करीब 25-30 साल का था, उसको बचपन में मंकी ने काटा था, बंदर ने काटा था, तो उसको भी एक तरह से रेबीज समझिए। तो इस आधार पर उसको लाइसिन
हाइड्रोफोबिनम दिया गया तो पैरालिसिस का केस हो गया। तो इस तरह से ये मियाज्मेटिक जो डिस्क्रेशिया है, जो कंडीशन है, इसको बिना कंसीडर किए हुए हम होम्योपैथ क्रॉनिक केस को ठीक नहीं कर सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए हमको मियाज का कंसेप्ट को हमें मानना ही पड़ेगा। और इस तरह से तमाम केस आपके जीवन में भी आता होगा, आपके जीवन में भी आया होगा। हम देखिए एक इसमें मार्सी एरिया में कुछ जो लोग रहते हैं उनको भी बहुत बीमारियां हो जाती हैं और वो तब तक नहीं ठीक हो सकते हैं जब तक कि वो कोई हेल्दी स्टेशन पे ना जाए, हेल्दी स्थान पे ना जाए, किसी ढाई स्थान पे ना जाए। तो वो भी एक तरह से मियाज में ही है। वो स्थान भी मर्सी मियाज कर सकते हैं, उसको मार्स मियाज कर सकते हैं। और ऐसे में देखा गया है, एडवाइस किया गया है कि चाइना दिया जाता है, लेकिन ऐसे केस में चाइना देने के बाद भी यदि ठीक हो जाता है तो, और नहीं ठीक होता है तो, दोनों स्थितियों में हमें एंटीसोरिक मेडिसिन देकर केस को क्लोज करना चाहिए। तो इस तरह से बहुत से ऐसे हैं कि एक पेशेंट था, उसको पोस्ट डिप्थेरिक जो है उसको प्रॉब्लम हो गया, एक्जिमा हो गया। डिप्थेरियम होने के बाद उसको एक्जिमा हो गया, या यूं कह लीजिए कि एक तरह से एक्जिमा उसमें डिप्थीरिया होने के बाद जो है उसको थ्रोट प्रॉब्लम हो गया, थ्रोट प्रॉब्लम। तो थ्रोट प्रॉब्लम के लिए बहुत सी दवाइयाँ दी गई, वैसे इंडिकेटेड, वेल इंडिकेटेड कास्टिकम दवा थी, परंतु उसके देने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ थ्रोट प्रॉब्लम उसको। तो अंत में उसको जब डिप्थीरियम दिया गया उसको, तब जाके वो केस ठीक हुआ हमारे। और आपको समझने की ये आवश्यकता है कि मियाज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मियाज का चैप्टर जो है इतना विस्तार है, इतना गहन है कि उसको 40 मिनट में या 1 घंटे में समझना आसान नहीं है। इसको बहुत ही सूक्ष्म रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया गया है और हम चाहेंगे कि 10-5 मिनट में इस पे डॉक्टर आदर्श अगर कुछ प्रकाश डालें तो ज़्यादा अच्छा है। 5 मिनट में अगर डालें और 5 मिनट में पीयूष गुप्ता, हमने ज़्यादा टाइम ले लिया है। हाँ बताएं डॉक्टर आदर्श। हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है, आ रही है। अरे बोलो। जी सर, देखिए होम्योपैथी में सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है मियाज। ये होम्योपैथी का मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक है मियाज। इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, अलग अलग धारणा है और अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। इवन आश्चर्य होता है कि इसके इस्तेमाल भी लोग इसको अलग अलग तरीके से करते हैं। लेकिन हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी है कि हम मियाज को छोड़ नहीं सकते। वो कौन सी ऐसी चीज है जो हमको ये विवश करती है कि हम मियाज को पढ़ें, मियाज को समझें, मियाज को रखें। इसके दो ही ऐसी समस्याएं हैं जब मियाज को हम इग्नोर नहीं कर सकते, एटलीस्ट किसी कीमत पे। एक थ्योरेटिकल है और एक प्रैक्टिकल है। थ्योरेटिकल मजबूरी ये है कि जब हम डिजीज क्लासिफिकेशन, डिजीज एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन ये रह जाता है कि हर आदमी को अगर वही पैथोजन कंटेक्ट करता है तो हर आदमी उस बीमारी से डिजीज क्यों नहीं होता है। सेम पैथोजन अगर सेम बॉडी, सेम इंडिविजुअल में, तमाम सिमिलर इंडिविजुअल्स में इंटर करता है तो सारे इंडिविजुअल्स उस बीमारी से ग्रसित नहीं होते हैं। इसका आंसर मॉडर्न साइंस इम्यूनोलॉजी के फॉर्म में देती है। कहती है कि इम्यूनिटी
जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी होती है वो उससे रजिस्ट कर जाता है, जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होती है वो उससे बीमार हो जाता है। तो अब इसमें अगर इंडक्टिव लॉजिक का इस्तेमाल करके बात देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि बीमारी पैदा करने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो इम्यूनिटी हुई, ना कि पैथोजन। क्योंकि पैथोजन तो प्रेजेंट है, अगर आपकी इम्यूनिटी मजबूत है तो बीमारी नहीं होगी, इम्यूनिटी कमजोर है तो बीमारी होगी। तो पैथोजन इज नॉट द बेसिक कॉज, यहाँ इम्यूनिटी इज द बेसिक कॉज। इवन अभी एक इंडियन डॉक्टर है, डॉक्टर श्रीधर करके, पूरा नाम मैं किसी मैसेज करूंगा, उन्होंने पूरी एक बिग बुक लिखी है कि ऑर्गेनिज्म इज नॉट द कॉज ऑफ डिजीजेस। उन्होंने पूरी थ्योरी बनाई है कि ऑर्गेनिज्म नहीं, जब एक ऑर्गेनिज्म से आप जानते हैं कि ट्यूबरकुलाइनम से हमको टीबी होती है, और अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आपको टीबी होगी, इम्यूनिटी मजबूत है तो टीबी नहीं होगी। तो इम्यूनिटी मेन रोल है, ना कि ट्यूबरकुलाइनम मेन रोल है। तो इस लॉजिक के पीछे कि क्या ऐसा फैक्टर है कि जो आपको ट्यूबरकुलाइनम के लिए ससेप्टेबल बनाता है, क्या नहीं बनाता है, इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ मियाज्म के पास है कि किसके मियाज्मेटिक एडेप्टेबिलिटी किस बीमारी के लिए है। उसको बहुत सारे नाम हम देते हैं, ससेप्टेबिलिटी है, डिजीज अफिनिटी है, वो एक अलग टर्म है, कभी डिस्कस होगा तो बात की जाएगी कि अफिनिटी क्या है, ससेप्टेबिलिटी क्या है। तो डिजीज अफिनिटी एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए किसी एक पेशेंट की इम्यूनिटी ज्यादा होती हो, इन्फेक्शन झेल जाता है, दूसरे की नहीं होती हो, अफेक्ट हो जाता है, इसके पीछे क्या कारण है, तो वो मियाज्म एक थ्योरेटिकल है। और दूसरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कब है कि जब हम मियाज्म को किसी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकते, वो ये है कि जब आप बार बार फ्रीक्वेंट अटैक्स आप केसेस देखेंगे, सेम केस पेशेंट को आपने ट्रीट किया, थोड़े दिन बाद फिर वो लेकर के वही आ गया, उस समय आपको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि अब मैं ऐसा क्या करूं कि इसके इस रिकरेंस से मुझको छुटकारा मिले। बार बार आपको सिमिलर सिम्टम्स, सिबोरिक डर्मेटाइटिस का एक केस हम आपको बताते हैं। सिबोरिक डर्मेटाइटिस पूरे स्कैल्प में एक्जिमा हो जाता है, आप जानते हैं। सिबोरिक डर्मेटाइटिस का केस था, उसको हमने 2 बार आर्सेनिक से ट्रीट किया। एक बार आर्सेनिक से ट्रीट किया, ठीक हो गया, चली गई पेशेंट, 3 महीने से इलाज हुआ। अगली बार आई सेम, सारे सिम्टम सेम, अगली बार अगेन आर्सेनिक दिया, 6-7 महीने लगा, चला गया। अभी फिर एक लगभग 15-20 दिन पहले फिर वो पेशेंट मेरे पास लौट आया, कहा कि डॉक्टर साहब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फिर हो रहा है। तो अब ये जो बार बार उसका रिकरेंस है इस बीमारी का, अब ये हमको मजबूर करता है सोचने पर कि अब हम सिर्फ और सिर्फ उसके जो सिम्टम हमको दिखते पड़ रहे हैं, जिसके बारे में चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, सिर्फ उन पे फोकस न करके अब हम उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री में जा करके उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देनी पड़ेगी। और हो सकता है कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन में आर्सेनिक के उस सिबोरिक डर्मेटाइटिस के सिम्टम हो सकता है कि न हो। तो ये वो कंडीशन है कि जब आपका पेशेंट ठीक होने के बावजूद बार बार रिपीट होकर के आपके पास आता है फ्रीक्वेंट रिपीटिशंस में, तो आपको फिर एंटी मियाज्मेटिक और मियाज्म के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो ये एक थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल, बाकी तो इसमें बहुत ही विवाद है, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी, आप कुछ बताएं। हाँ बताएं सर। मियाज्म का एक मोटा मोटा सर समझने के लिए इतना सर समझ सकते हैं कि बीमारी को देख करके ये कैसे पता लगाएं कि ये किस फेज में है, सोरा, साइकोसिस या सिफिलिस किस फेज में है। ये एक मोटा मोटा तरीका इसका ये है कि जहां पे सर कोई सी बीमारी के नाम के आगे आइटिस लगा हुआ है, यहाँ यानी इन्फ्लामेशन है, दैट इज सोरा। कहीं पर किसी चीज का एक्यूमुलेशन हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है, दैट इज साइकोसिस। कहीं पे डिजेनरेटिव प्रोसेस हो रही है, दैट इज सिफिलिस। ये एक मोटी मोटी चीज है। अगर इसको हैनीमैन साहब के अगर उससे देखते हैं तो कई चीजें हमारी कहीं पे जहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है वो चीज सोरा में भी आ जाती हैं। तो उसका सोरा जो है, जो हैनीमैन साहब की क्रॉनिक डिजीज में जो लिखा हुआ है, उसको याद करना, उसके सिम्टम याद करना एक थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, वो भी याद नहीं होता है जल्दी से। लेकिन एक मोटी मोटी चीज जो समझनी है तो इन्फ्लामेशन, कलेक्शन और डिजेनरेशन, ये चीजें हैं। अच्छा, ये हम क्यों समझें, ये भी बात एक है कि क्यों हम कोई चीज जाने कि ये सोरा में है, ये साइकोसिस में है, ये सिफिलिस में है। तो इसके लिए केवल हम इसलिए जानना चाहते हैं कि जिस फेज में हमारे पास पेशेंट आया है, जो डिजीज लेके आया है, उसको हमें क्योर करने के लिए
या उसको ठीक करने के लिए हमें उसकी किसी एक मेंटल सिम्टम की जरूरत पड़ती है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए, तो जो कि वो मेंटल सिम्टम उससे एडवांस मियाज में होना चाहिए। सपोज अगर हमारे पास कोई सोरा में आया है तो हम एक कोई ऐसा मेंटल सिम्टम सेलेक्ट करें, रूब्रिक सेलेक्ट करें मेडिसिन देने के लिए जो कि साइकोटिक नेचर का हो। इन द सेम मैनर अगर कोई साइकोसिस लेके आया है, रीनल कैल्कुलाई है, कोई एक ऐसा सिस्टम सेलेक्ट करना चाहिए मेंटल जो सोरा था। ये चीज ऐसा है कि हम डिजीज को इजीली जो है ब्रेकअप कर पाते हैं, आसानी से उसको जो है मेडिसिन में प्रिस्क्राइब कर, अगर ये पकड़ में आती है ये चीजें तो हमारा केस इजीली थोड़ा सा हमें थोड़ा इजी हो जाता है। बाकी हम केस टेकिंग के जरिए हमारे पास तमाम सारे पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम मेडिसिन को पास कराते हैं, तमाम सारी मेडिसिन हैं उसके पैरामीटर्स के थ्रू पास कराते हैं, जितने हमारे पैरामीटर सब लगा देते हैं और हम जो है पहुंचने की कोशिश करते हैं कि मोस्ट से मिनिमम क्या है। सर एग्जांपल प्लीज बताएं कि सर बताइए। जैसे सर अभी केस अगर आता है किसी प्रकार का इरप्शन का आता है तो फिर हमें साइकोसिस में जाकर के हमें उसके माइंड में देखना चाहिए कि एक जैसे एक चीज होती है क्लेप्टोमानिया मीन्स होता है चोरी की आदत, तो ये जो है साइकोसिस है। इस भी चीज में हमको मजा आती है, कोई काम करने में हमको मजा आती है, अच्छा लगता है, वो सब का सब साइकोसिस है। इसीलिए डिजायर जो है वो साइकोसिस है। डिजायर अगर किसी चीज की हम लोग लेते हैं तो वो साइकोसिस है। तो ये कोई हमारे पास आया है तो हम उसको देख लेते हैं कि हमारे पास किस चीज में इसको मजा आ रही है। मेंटल, ये मेंटल हो गया, मजा किसमें आ रहा है, ये साइकोसिस हो गई। तो सर साइकोसिस का एक जो है इस प्रकार से एक रूब्रिक लेकर के सिम्टम लेकर के उसको और वापस जो उसको सोरा जो भी लेकर के आया है, इचिंग लेकर के आया है, आर्टिकेरिया लेकर के आया है, जो भी लेके आया उसको मिला करके एक दे देते हैं। सेम मैनर अगर साइकोसिस का लेकर के आया है तो जैसे रीनल स्टोन हो गया या लंप हो गया, तो मेंटल में एक उसको हम ढूंढते हैं उसका सिफिलिस। जैसे अगर पेशेंट कहता है कि हम डॉक्टर साहब जब बात करते हैं फोन पे तो हमें लगता है कहीं हमारा फोन हाथ से छूट ना जाए, तो ये उसकी मेंटल की सिफिलिस है कि छूट ना जाए। ये डर है उसका कि उसके हाथ पे कंट्रोल नहीं है, ये उसके साथ एक्चुअली नहीं है, हाथ वो फोन में पकड़े रहता है लेकिन उसे लगता है कि कहीं हाथ फोन कहीं छूट ना जाए, हम कहीं गिर ना जाए, ये मेंटल की सिफिलिस हो गई। तो ये एक चीज ऐसी हमें लगता है कि एडवांस मियाज ढूंढने के लिए उसकी मेंटल में क्या चल रहा है। सर इसको और भी सर हम थोड़ा विस्तृत करेंगे सर, लेकिन नेक्स्ट क्लास में। हाँ ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम जो है इसी पर चर्चा करेंगे। मेन फोकस रहेगा साइकोसिस और सिफिलिस पे, ठीक है? ओके। हाँ सर। हाँ बताएं। हाँ आज हाँ जी सर, चरण सर प्रणाम। बताएं। आज हमारा ये छूट गया लिंक, दूसरी वो भेजी तब फिर जाके जुड़ पाए हम। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार जो है इसी सब्जेक्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे जी। विशेष फोकस आज वो क्या पढ़ाए हैं, सिफिलिस पे करेंगे आज, ठीक है? आज वो वही मियाज में पढ़ाए हैं ना? हाँ मियाज में है। और केस टेकिंग बस अंत में मैं क्लोज करना चाहता हूं कि अगर कोई भी केस अगर सिफिलिटिक भी है तो साइकोटिक भी है या साइकोटिक भी है तो जी हमको उसको ठीक करने के लिए केस के अंत में हमको एंटीसोरिक देकर ही उस केस को क्लोज किया जा सकता है, तभी वो ठीक होगा। ये डॉक्टर हेनमन ने कहा इस बात को कि साइकोटिक केस होने के बावजूद भी उसके ट्रीटमेंट के अंत में हमको एंटीसोरिक मेडिसिन देकर उसे हमें क्लोज करना है, ठीक करना है। कई केसेस ऐसे होते हैं, भले साइकोटिक है, हाँ भले वो साइकोटिक हो, आपने साइकोटिक मेडिसिन भी दिया, थूजा दे दिया मान लीजिए, फिर भी केस ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको
सोरिक देना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग जो है सोरिक के ऊपर डिस्कशन और म्यान के ऊपर किए। अगले में साइकोसिस और सिफिलिस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और आज यहीं पर समाप्त करते हैं। जी सर, धन्यवाद, नमस्ते सर। ठीक है सर, मैं कैलकेरिया कार्ब का और 10-5% वो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स से आज मैं देखा था। चलिए अगली बार कर लेते हैं। हाँ हाँ, वही पूरा किया था आज मैंने। ठीक ठीक जी सर, प्रणाम 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 सर, प्रणाम। और ये रिकॉर्डिंग वाला भेज देंगे सर? नहीं, आप उस पे देखिए ना, यूट्यूब पे। किस पे? अच्छा, यूट्यूब पे डॉक्टर पीसी श्रीवास्तव करके। हाँ 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 हाँ, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो बताइएगा, भेज भी देंगे। होम्योपैथी शास्त्री डॉक्टर पीसी श्रीवास्तव पे मिल जाएगा। मिल जाएगा वो। जी 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 जी, ठीक। ठीक है सर, चरण सर, प्रणाम 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 सर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।